हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिगनर्स बैंक। आज हमारी एमसीक्यू सीरीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की एमसीक्यू सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज। मैंने कल ही आपको 30 डेज की स्ट्रैटेजी बताई है फॉर द एग्जाम ऑफ यूपीएससी, ईपीएफओ, ईओ, एओ एंड एपीएफसी। तो जिसमें मैंने आपको बताया था कि एमसीक्यू सीरीज में हम बहुत सारे आपके क्लासेस ले चुके हैं, क्योंकि ये 13 क्लास है, आप देख पा रहे हैं। तो इसमें हमने कई सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया है, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, साइंस, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, ऑलमोस्ट हमने हर सब्जेक्ट को कवर किया है। सिर्फ ये इंडस्ट्रियल रिलेशंस ही रह गया था जो हमने एमसीक्यू में कवर नहीं किया था। लेक्चर तो हमने लिए हुए हैं, बट एमसीक्यू हमने स्टार्ट नहीं किया था। तो मैंने आपसे कहा था हमारी 30 डेज स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में कि हम इसे 1 जून से स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आपका और ये लेट हो, इसलिए हम इसे आज ही ले आए हैं, यानी 31 मई को। तो आज ही हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जिसमें हम 20 आपको एमसीक्यू देंगे और आपको लास्ट में मुझे बताना है कि आपके कितने क्वेश्चंस इसमें सही होते हैं। और जैसा कि मैंने आपको 30 डेज स्ट्रैटेजी में भी बताया था कि हम एमसीक्यू को सिर्फ ऐसे नहीं चलाते कि बस आप एमसीक्यू मैंने बोल दिया और आपको आंसर बता दिया, या फिर आपने चेक कर लिया कि मुझे कितने आते हैं। हम यहाँ पर एमसीक्यू के थ्रू एक पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर भी करते हैं। तो आज का जो ये वीडियो होने वाला है, इसमें हम सबसे पहले तो इंडस्ट्रियल रिलेशन के कुछ इंट्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। इसके बाद हम एक एक्ट को कवर करेंगे फ्रॉम द एमसीक्यू, जिस एक्ट का नाम होगा ट्रेड यूनियन एक्ट। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चंस होने वाले हैं आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। और इसके साथ मैं आपको और बता दूं एक बात, कि लास्ट में हमने 2 क्वेश्चन ऐसे रखे हैं जो ईपीएफओ एंड एपीएफसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी जैसा बिल्कुल एग्जाम में पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन हमने उठा करके लास्ट में रखे हुए हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और लास्ट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन ठीक हुए। और वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है, समझ में आता है, पसंद आता है, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इंडस्ट्रियल रिलेशन कवर द फॉलोइंग एरिया या एरियाज। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन के हमने इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कहे थे ना आपसे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे और उसके बाद आप ट्रेड यूनियन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिले। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन इनमें से क्या क्या चीज़ों को कवर करता है? लेबर लेजिस्लेशन, कलेक्टिव बार्गेनिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन ट्रेनिंग, या ऑल ऑफ द अबव। देखिए, समझने की कोशिश करिएगा। लेबर लेजिस्लेशन का मतलब होता है कि लेबर्स के लिए, यानी जो लेबर्स होते हैं, जो वर्कमैन होते हैं, उनके लिए कुछ कानून बनाए जाए, कुछ लॉज बनाए जाएं, वो होता है लेबर लेजिस्लेशन। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन के लॉज ही इसलिए लाए गए हैं ताकि जो वर्कमैन है, जो लेबर है, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट लॉज बनाए जा सकें। तो ये एम तो होने वाला है। कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब होता है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन में कलेक्टिव बार्गेनिंग भी की जाती है। उसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए एम्प्लॉयर्स जो होता है, एम्प्लॉयर्स यानी जो काम देने वाला व्यक्ति है, वो तो ये कोशिश करेगा कि कम सैलरी में मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर आ जाएं। लेकिन जो एक वर्कर है, जो एक लेबर है, या जिसे आप वर्कमैन, एम्प्लॉयज़ कुछ भी बोल लीजिए, वो तो यही चाहेगा कि मुझे अधिक से अधिक सैलरी मिले। तो इनके बीच में एक बार्गेनिंग चलेगी। जैसे सब्जी लेने जाते हैं तो बार्गेनिंग नहीं होती कि आप इतने में दीजिए, मैं इतने में ही दूंगा, इस तरीके की। तो बस यही बातें एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स के बीच भी होती है। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग से रिलेटेड लॉस भी आते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन में। एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन ट्रेनिंग, भाई अब इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब है कि इंडस्ट्री में काम करना, और इंडस्ट्री में काम करने का मतलब है कि ट्रेनिंग होनी चाहिए। अब ट्रेनिंग में अजीब तरीके की चीज़ें ना हो, यानी ऐसा एनवायरनमेंट ना हो जो किसी को इम्पैक्ट करे, तो इस ट्रेनिंग से रिलेटेड लॉज भी बनते हैं। इसीलिए इंडस्ट्रियल रिलेशन में ये तीनों की तीनों चीज़ें कवर होती हैं। तो हमारा आंसर होने वाला है ऑल ऑफ द अबव। आई होप कि ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अ कोर्स ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन इन इट्स MBA प्रोग्राम वॉज फर्स्टली इंट्रोड्यूस बाई, यानी इंडस्ट्रियल रिलेशन के एक कोर्स के द्वारा जो MBA प्रोग्राम लाया गया था, वो सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया? अब ये तो आपको नाम पता होना चाहिए। MDI गुड़गांव, IM इंदौर, ये IM है, IIM, थोड़ा सा यहाँ पे इसको ठीक कर लीजिएगा PDF में, और ये है IIM बेंगलोर। ये जो अपॉस्ट्रॉफी है, ये आई है, ये गलती से अपॉस्ट्रॉफी आ गया है, और XLRI जमशेदपुर। तो ये आपको फैक्ट है, और फैक्ट में तो आपको पता ही होना चाहिए कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशन ने जो MBA प्रोग्राम को पहली बार लॉन्च किया है, वो किया है XLRI जमशेदपुर ने। थर्ड क्वेश्चन, अंडर यूनिटरी अप्रोच इंडस्ट्रियल रिलेशन इज ग्राउंडेड इन। देखिए, जो इंडस्ट्रियल रिलेशन होते हैं उसमें कई प्रकार की अप्रोचेज होती हैं। एक होती है यूनिटरी अप्रोच, इसके अलावा प्यूरलिस्टिक अप्रोच, इसके अलावा मार्कशीट अप्रोच, कई प्रकार की जो अप्रोचेज होती हैं ये आपको देखने को मिलती हैं। तो यूनिटरी अप्रोच क्या कहती है कि यूनिटरी अप्रोच का मतलब होता है, देखिए यूनी वर्ड अगर कहीं पे आ जाए तो कहने का मतलब उसमें होता है कि इंडिविजुअली ट्रीट करना,
यूनी वर्ड को समझिएगा, इंडिविजुअली ट्रीट करना। तो इंडिविजुअली ट्रीट करने का मतलब क्या होता है कि कोई भी इंडस्ट्रियल रिलेशन में एक एम्प्लॉयज़ और वर्कर को एक समान समझा जाए, उसको व्यक्ति इंडिविजुअल मान के काम कराया जाए, यानी कि उसको कुछ भी एक मशीन मान लिया है कि कुछ भी करते रहें। तो एक इंडिविजुअली ट्रीट करना, मालिक यहाँ पर नौकर को नौकर नहीं समझ करके उसको अपने एक समान समझ रहा है कि जैसे हम एक इंडिविजुअल पर्सन है वैसे ही सामने वाला भी एक इंडिविजुअल पर्सन है। तो ये यूनी से आप समझ पाएंगे कि इंडिविजुअली ट्रीट करना है, दैट इज यूनिटरी अप्रोच। इसके अंतर्गत क्या आएगा, इंडिविजुअल ट्रीटमेंट आएगा, यानी अपने जैसा व्यवहार ही वो वर्कमैन के साथ करेगा। कौन, जो कि मालिक है, जो कि एम्प्लॉयर्स है। म्यूचुअल कॉर्पोरेशन को भी लेके चलेगा कि भाई तुम कुछ बताओ उसे हम मानेंगे, हम कुछ बताएं उसे तुम मानो। एक म्यूचुअल कॉर्पोरेशन को लेकर के चलेगा। और टीम वर्क एंड शेयर्ड गोल्स तो होंगे ही, क्योंकि जब एक अच्छा व्यवहार होता है तो टीम वर्क भी बनता है, तो गोल हैं वो भी शेयर्ड होते हैं। तो तीनों चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। चलिए फोर्थ पे आते हैं। इन मार्कशीट अप्रोच, अभी मैंने बताया था ना कई प्रकार के अप्रोचेस होते हैं, तो इन मार्कशीट अप्रोच कंसर्न विद वेज रिलेटेड डिस्प्यूट आर। देखिए मार्कशीट अप्रोच ये कहती है कि जो वेज वाली बातें हैं ना, इसको आप थोड़ा सा सेकेंड वे में देखिए, क्योंकि ये फर्स्ट वे में इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट वे में इंपॉर्टेंट ये है कि इकोनॉमी को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज खड़ी की जाएं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसेस किए जाएं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ की जाए। इनका जो फोकस होता है, मार्क्सिस्ट एक व्यक्ति थे, तो उन्होंने जो एक अप्रोच दी तो उन्हीं के नाम पर बन गया ना ये मार्क्सिस्ट अप्रोच। तो उनके अप्रोच का जो पहला कंसर्न था, फर्स्ट कंसर्न था, वो था ग्रोथ पे, इकोनॉमिक ग्रोथ पे। और जब पहला ही इकोनॉमिक ग्रोथ पे चला गया तो वेज का जो कंसर्न होगा वो किस पे जाएगा, वो सेकेंडरी हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंडरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट एक्सेप्टेबल टू मार्कशीट। अब इसमें मार्कशीट क्या चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन। भाई ये तो ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो इसमें एम्प्लॉयज़ का पार्टिसिपेशन वगैरह नहीं देखेंगे कि एम्प्लॉयज़ कुछ कहे हमें वो मानना है फिर वो स्ट्राइक करे या समथिंग चीज़ें हों, ऐसा कुछ नहीं। भाई हमने आपको टारगेट दे दिया, आपको ये पूरा करना है, क्योंकि हमें सिर्फ ग्रोथ देखनी है, ये मार्क्सिस्ट का कहना है। एंटरप्राइज बार्गेनिंग, हम यहाँ बार्गेनिंग को करने नहीं आए, हम यहाँ पे बिजनेस को करना है। मैंने क्या बताया कि मार्क्सिस्ट तो ग्रोथ को ही फोकस कर रहे हैं, तो वो इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे इन चीज़ों पे। कोऑपरेटिव वर्क कल्चर, वो कोऑपरेटिव वर्क कल्चर के भी फेवर में नहीं है, क्योंकि उनका जो मेन फोकस है, जब वो वेज को ही सेकेंडरी लेके चल रहे हैं, जबकि हर व्यक्ति वेज को नंबर 1 पे रखता है, बट जब वो वेज को ही नंबर 2 पे रख रहे हैं तो बाकी चीज़ें तो उनके लिए समझ ही सकते हैं कि क्या ही होंगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें मार्क्सिस्ट अप्रोच में नॉट एक्सेप्टेबल है। यहाँ नॉट पूछा है ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। आई होप कि क्वेश्चंस को मैं जिस तरह समझा रही हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। आप और वीडियोस में देखते होंगे कि आंसर यहाँ साइड में कहीं अलग से लिखा रहता है और वो बस बताते जाते हैं। हमारा सिस्टम वो नहीं है, हम पहले आपको अच्छे से समझाते हैं और ये वही समझा सकता है जो खुद समझता हो। आई होप कि आप ये बात मेरी समझ पा रहे होंगे। और अगर आप हमारी पीडीएफ भी देखेंगे टेलीग्राम पे जाके, तो वहाँ पे कहीं पे भी आपको आंसर नहीं लिखे मिलेंगे। वो पीडीएफ हम इसीलिए आपको विदाउट आंसर प्रोवाइड कराते हैं, ताकि सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, ये वीडियो देखने के बाद आप उस पीडीएफ को लीजिए और खुद से आप लगाइए। एक बार देखने के बाद अगर आप लगाते हैं और आपके बिल्कुल सही जा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी जो ये डबल तैयारी हो रही है, यही है आपका टेस्ट सीरीज, जिसके नाम पर बहुत से लोग बहुत से ज़्यादा फीस ले रहे हैं। आई थिंक आप जानते ही होंगे। तो चलिए, मेरी तो यही सोच है कि आप जितना हो सकते हैं अपने तरीके से पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। और यही मैंने आपको लास्ट 30 डेज स्ट्रैटेजी में भी बताया है। तो हम यहाँ पे आंसर इसीलिए लिखते नहीं, क्योंकि आंसर्स अगर लिख रहे हैं और लिख के पढ़ा रहे हैं तो वो पढ़ा नहीं रहे, वो तो सीधे सीधे बस लिखा हुआ है उसे बोल रहे हैं, समझ नहीं रहे ना। और जब समझ ही नहीं रहे तो समझाएंगे क्या। तो इसीलिए हमारी जो पीडीएफ आपको मिलेगी वो उसमें आपके आंसर्स नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ ये पीडीएफ के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो एक तरह से जब आप ये वीडियो देखने के बाद उसको सॉल्व करेंगे और देखकर अगर आपका गलत हो रहा है तो समझ लीजिए कहीं गड़बड़ी है, और फिर उसको दोबारा से वीडियो को देखिए और देखिए कि कहाँ पे गलती हो रही है। और आंसर्स लिखे हैं तो आप दोबारा क्यों ही इसको चेक करेंगे, क्या ही करना आपको। तो ये चीज़ें हैं और इसी को मैं समझती हूँ कि ये टेस्ट सीरीज़ है, जब आप अपने आप को टेस्ट कर रहे हैं एक प्रॉपर वे में। आई होप कि ये जो मेरा तरीका है ये आपको अच्छा लगेगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए 6 क्वेश्चंस पे आते हैं, क्योंकि हमें 20 को कवर करना है। पार्टीज टू द इंडस्ट्रियल रिलेशंस आर। अब इंडस्ट्रियल रिलेशन में कौन कौन सी पार्टीज आएंगी, आईएलओ, गवर्नमेंट, आईएमएफ। देखिए आईएमएफ होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो ये इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड नहीं है, कोई भी इसका कनेक्शन इंडस्ट्रियल रिलेशन से नहीं बनता। आईएलओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयर्स। भाई एम्प्लॉयर वर्कर की बात जरूरी है, क्योंकि वर्कर बेचारा दब जाता है, उसको कहीं सैलरी नहीं मिलती, कहीं वर्क कल्चर अच्छा नहीं होता, तो एम्प्लॉयर्स की बात नहीं होगी, एम्प्लॉयज़ की बात होगी मेनली। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, कौन सी पार्टी इंडस्ट्रियल रिलेशन में आएगी, इंडस्ट्रियल रिलेशन में आने वाली है आईएलओ, गवर्नमेंट और एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयर्स, लेबर, वर्कर, वर्कमैन, कुछ भी आप इसे बोल सकते हैं। चलिए 7 क्वेश्चन की ओर आते हैं। द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन आईएलओ स्टैंडर्ड विद रिगार्ड टू इंडस्ट्रियल रिलेशन। ये आईएलओ है, इसको ध्यान रखिएगा। राइट टू एसोसिएशन, भाई आप एसोसिएशन बना सकते हैं, तो आईएलओ का भी एक एम है एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन का भी एक एम है।
ट्राईपार्टाइट कंसल्टेंट, हाँ ट्राईपार्टाइट कंसल्टेंट का मतलब होता है कि एक तो एम्प्लॉयर हो गया जो कि काम आपको देगा, एक एम्प्लॉयर्स हो गया, एक एम्प्लॉय हो गया जिसको कि काम मिल रहा है, और एक थर्ड पार्टी तीसरा व्यक्ति होगा, कोई ऑफिस का कोई ऑफिसर हो सकता है जो कि अगर कोई डिस्प्यूट, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है इन दोनों के बीच तो उसे सॉल्व करने का काम करेगा, या फिर इसको गवर्नमेंट के रूप में भी आप ले सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट भी हर चीज़ में कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती है। तो ये ट्राईपार्टाइट कंसल्टेंट होता है। राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग, तो आप हर चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाएँ, कलेक्टिव बार्गेनिंग कर पाएँ, ये सारी चीज़ें ILO एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन दोनों के अंतर्गत आती हैं, ये सारे स्टैंडर्ड इसके अंतर्गत आते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ऑल ऑफ द अबव। 8th में हम आते हैं, स्ट्राइक शुड बी कॉल्ड ओनली इफ एटलीस्ट व्हाट परसेंट ऑफ वर्कर्स आर इन सपोर्ट ऑफ स्ट्राइक, यानी स्ट्राइक आप कब कर सकते हैं, कितने परसेंट वर्कर्स आपके सपोर्ट में होने चाहिए तब आप स्ट्राइक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति का मन आया और स्ट्राइक कर रहा है तो स्ट्राइक कर दिया, कुछ लोग आपके फेवर में होना चाहिए, उनको भी लगना चाहिए कि नहीं हाँ हमें स्ट्राइक करनी चाहिए, तो वो परसेंटेज पूछा गया है 10%, 60%, 50% या 80%, तो ये हो जाएगा हमारा 10%। कितने क्वेश्चन आपके ठीक हो रहे हैं आपको कमेंट में ज़रूर मुझे बताना है लास्ट में। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ILO, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये EPFO के 2070 के प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझ के बताइएगा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर अपॉर्चुनिटीज, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन या इंडियन लोकल ऑर्गेनाइजेशन, तो ILO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए इज राइट। चलिए हम 10th में आ गए हैं और यहाँ से अब हमारा जो इंट्रोडक्शन था इंडस्ट्रियलाइजेशन का वो कवर होता है, और मैंने आपको बताया था कि इसके बाद ट्रेड यूनियन के एक्ट आएंगे। ट्रेड यूनियन एक्ट से रिलेटेड हम पूरे MCQ कवर करेंगे, पूरा ट्रेड यूनियन एक्ट आपका कवर हो जाएगा थ्रू MCQ, क्योंकि 10th से हम शुरू कर रहे हैं और 20 तक हमें पहुंचना है, तो पूरा का पूरा जो आपका एक्ट है वो इन MCQ के थ्रू कवर हो जाएगा। आप देखते जाइए कैसे कवर होता है। हाउ मैनी मेंबर्स इज आर अप्लीकेबल टू रजिस्टर इन ट्रेड यूनियन एक्ट, यानी ट्रेड यूनियन आप समझते हैं कि जब एम्प्लॉयर्स मिलकर, जो काम करने वाले वर्कर्स, लेबर्स, एम्प्लॉयर्स हैं वो मिलकर एक यूनियन बनाते हैं, उसे बोलते हैं ट्रेड यूनियन। तो ट्रेड यूनियन जब बनाते हैं तो उसके लिए हमें रजिस्टर करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। जैसे आप एग्जाम दे रहे हो तो आपको अप्लाई करना पड़ा, रजिस्टर करना पड़ा, वैसे ही आप किसी यूनियन को बना रहे हैं तो आपको उसके लिए रजिस्टर कराना पड़ेगा, उसकी मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, उसका मेंबर बनना पड़ेगा। तो कितने मेंबर्स अप्लीकेबल हैं रजिस्टर कराने के लिए इन ट्रेड यूनियन एक्ट में? एटलीस्ट 7 मेंबर्स, एटलीस्ट 9 मेंबर्स, 7 मेंबर्स या 10 मेंबर्स। तो ट्रेड यूनियन एक्ट में अप्लीकेबल होने के लिए एटलीस्ट 7 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कम से कम 7 मेंबर तो होने ही चाहिए अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट में आते हैं, हाउ मच परसेंट ऑफ मेंबर्स आर अप्लीकेबल टू रजिस्टर इन ट्रेड यूनियन। तो देखिए 7 मेंबर्स की बात है, अब परसेंटेज में पूछा गया है क्योंकि क्वेश्चन आपको दो तरीके से पूछा जा सकता है, मेंबर्स है तो 7, लेकिन परसेंट में अगर पूछा जाए तो कितना परसेंट होगा? एटलीस्ट 10% और 100 मेंबर, एटलीस्ट 10% मेंबर्स, 9% मेंबर या 7% मेंबर। तो ध्यान रखिएगा कि एटलीस्ट 10% या फिर कम से कम 100 मेंबर होने चाहिए अप्लाई करने के लिए। तो अगर वैसे पूछा जाएगा तो 7 मेंबर है, लेकिन अगर परसेंटेज में पूछा जाएगा तो एटलीस्ट 10% होने चाहिए और 100 मेंबर्स होने चाहिए किसी भी ट्रेड यूनियन में रजिस्टर होने के लिए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, What is the minimum requirement related to membership of a trade union? अब किसी ट्रेड यूनियन में मेंबरशिप पाने के लिए कितनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? नॉट लेस देन 7%, नॉट लेस देन 10%, नॉट लेस देन 9% या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो अभी मैंने बताया था कि 10% तो होनी चाहिए, 10% से कम नहीं हो सकती, तो कितनी होगी? नॉट लेस देन 10%। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए। 13 क्वेश्चन पे हम आ गए हैं, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर मेंबरशिप इन ट्रेड यूनियन। देखिए ट्रेड यूनियन में हमने रजिस्टर्ड किया तो हम मेंबर बन गए, लेकिन ये मेंबरशिप को ज्वाइन करने के लिए कम से कम कितनी एज होनी चाहिए? मिनिमम कितनी एज होनी चाहिए? 15 ईयर, 16 ईयर, 17 ईयर या 18 ईयर। तो याद रखिएगा कि इसकी जो मिनिमम एज है फॉर द मेंबरशिप इन ट्रेड यूनियन वो है 15 ईयर, यानी कि एक बालक भी, एक छोटा बच्चा भी इसमें अप्लाई कर सकता है मेंबरशिप के लिए। ध्यान रखिएगा सिर्फ मेंबरशिप की बात हो रही है यहाँ पर, मिनिमम एज। अब पूछा जाएगा कि व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर ऑफिस बेरर पर्सन इन ट्रेड यूनियन। मैंने कहा था ना कि वो सिर्फ मेंबरशिप की बात थी, यहाँ पर ऑफिस बेरर पर्सन पूछा। ऑफिस बेरर पर्सन का मतलब हो गया कि ट्रेड यूनियन जो आपने बनाया है उसमें कोई ऑफिस बना होगा, तो उसमें ऑफिस के काम करने वाले भी तो लोग होंगे ना, जो ऑफिस को पूरा संभालने का काम करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव काम करेंगे, तो उसमें कितनी मिनिमम एज होनी चाहिए? 15 ईयर, 16 ईयर, 18 ईयर या 20 ईयर। तो उसके लिए एज होनी चाहिए 18 ईयर। आई होप कि ट्रेड यूनियन एक्ट आपका बहुत अच्छे से कवर होता चला जा रहा है, और अगर थ्रू MCQ आप किसी एक्ट को कवर करते हैं तो यकीन मानिए आप उस एक्ट को भूल ही नहीं सकते।
15 क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। व्हाट शुड स्पेंड ओनली फॉर द ऑफिस एक्टिविटीज ऑफ अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। देखिए, जो लोग ट्रेड यूनियन में रजिस्टर्ड हो कर लिए हैं तो वो ऑफिस एक्टिविटीज़ के लिए कोई चीज़ स्पेंड करते हैं। तो वो कौन सी चीज़ स्पेंड करते हैं, यानी क्या चीज़ वो स्पेंड कर रहे हैं? क्या जनरल फंड को जनरल फंड के लिए कुछ मनी स्पेंड करते हैं, जनरल इंसेंटिव्स के लिए करते हैं, जनरल लॉ के लिए करते हैं, या ऑल ऑफ द अबव सभी के लिए करते हैं? तो ध्यान रखिएगा कि जितने भी लोग ट्रेड यूनियन में रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो वो अपनी वेज से, अपनी सैलरी से कुछ परसेंटेज फंड जो है वो यहाँ पर स्पेंड करते हैं, और इस फंड के थ्रू जो भी सैलरी ट्रेड यूनियन के अंतर्गत जो भी मेंबर्स हैं उनकी सैलरी हो गई, या ऑफिस का जो वर्क के लिए कई प्रकार के मनी की ज़रूरत पड़ती है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए मनी की ज़रूरत पड़ती है, तो इसी फंड से आता है। या कभी मान लीजिए कोई कर्मचारी बीमार हो गया, उसके घर में सिकनेस हो गई, तो इन सब चीज़ों का जो फंड के थ्रू ही सारा का सारा मनी निकलता है। तो इसके लिए एक जनरल फंड होता है। इस फंड में आपको स्पेंड करनी पड़ती है अपनी मनी, यानी ऑफिस एक्टिविटीज़ के लिए आप स्पेंड करते हैं जनरल फंड में, जो कि अगर आप रजिस्टर्ड हो चुके हैं ट्रेड यूनियन में। 16 पे हम आ विच फंडामेंटल राइट टू गिव यू परमिशन टू फॉर्म अ ट्रेड यूनियन एक्ट। तो अगर आपने फंडामेंटल राइट्स पॉलिटी में पढ़े हैं तो आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल पता होगा, जिस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 19, जो कि आपको राइट टू स्पीच का एक क्राइटेरिया प्रोवाइड कराता है, जिसके थ्रू आप कई चीज़ें कर सकते हैं कि आप बोल भी सकते हैं, आप भारत में कहीं भी घूम भी सकते हैं, आप भारत में अपना घर भी बना सकते हैं, आप अपना यूनियन भी बना सकते हैं, आप लोगों के साथ जुड़कर एसोसिएशन भी बना सकते हैं। तो यही पूछा गया है कि कौन सा फंडामेंटल जो राइट है वो आपको परमिशन देता है कि आप ट्रेड यूनियन एक्ट के अंतर्गत एक यूनियन बना सकते हैं। तो वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 19। 17 में हम आ गए हैं क्रिएशन ऑफ अ पॉलिटिकल फंड बाय ट्रेड यूनियन अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट। देखिए, एक तो जनरल फंड है जो कि आपको उसके लिए कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है, कुछ ना कुछ स्पेंड करना पड़ता है, बट एक पॉलिटिकल फंड होता है, यानी जो पॉलिटिक्स में जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं या कंपनीज होती हैं वो फंड देती हैं ताकि कोई प्रॉब्लम आ जाए तो पॉलिटिकल, अगर ये व्यक्ति मेरा वाला बन गया जिसको मैंने फंड दिया है तो ये सॉल्व करा देगा। तो ये पॉलिटिकल फंड जब ट्रेड यूनियन के थ्रू बनता है तो क्या ये कंपलसरी है या ऑप्शनल है या बाई डोनेशन के द्वारा बनता है, या नो सच प्रोविजन है इन द एक्ट? तो ध्यान रखिएगा कि जो जनरल फंड हमने अभी डिस्कस किया था जिसमें ट्रेड यूनियन के ही ऑफिस के काम हो रहे थे वो तो कंपलसरी था, लेकिन पॉलिटिकल फंड में अगर आप अपनी मनी को स्पेंड करते हैं तो ये ऑप्शनल है, यानी आपके मन के ऊपर है कि आप इसमें स्पेंड करते हैं या नहीं करते हैं। 18 पे हम आ जाएंगे, द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन कैन कलेक्ट पॉलिटिकल फंड फ्रॉम इट्स मेंबर एज अ। तो अभी वही हमने बात की, पॉलिटिकल फंड ट्रेड यूनियन के अंतर्गत जो आता है तो इसमें क्या होगा कि ये जनरल फंड है, या कैन नॉट कलेक्ट पॉलिटिकल फंड, या फिर सेपरेट फंड फ्रॉम द इंटरेस्टेड मेंबर्स, या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो मैंने अभी बताया था कि ये एक सेपरेट फंड होता है जो कि जो भी इंटरेस्टेड ट्रेड यूनियन मेंबर है सिर्फ वही इसमें स्पेंड कर सकता है, जो नहीं देना चाहे वो ना भी दे, ऐसा इसमें है। तो ये 18 क्वेश्चन हो गए हैं, और लास्ट में मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए थे जो कि हमारे प्रीवियस ईयर से लिए गए। हालांकि बीच में मैंने आपको ILO वाला बताया था, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, बट जो लास्ट के 2 हैं ये तो 100% आपके प्रीवियस ईयर हैं, जिसमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 क्वेश्चन जो कि APFC 2070 में आया है, तो इसीलिए आप देख पा रहे हैं कि बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, इसके लिए ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से इसका आंसर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने पढ़ लिया तो बहुत आसानी से आप दे पाएंगे। अकॉर्डिंग टू द ट्रेड यूनियन एक्ट फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्पस द जनरल फंड्स ऑफ अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन में नॉट बी स्पेंड। यानी जो जनरल फंड हमने अभी डिस्कस किया था वो जनरल फंड के अंतर्गत अगर जनरल फंड में हम पैसा दे रहे हैं ट्रेड यूनियन को बनाने के लिए, उसे चलाने के लिए, तो उसमें क्या चीज़ें नहीं आएंगी, यानी किस चीज़ में हम स्पेंड नहीं कर सकते जनरल फंड का पैसा, ये पूछा गया है। यानी घुमा करके क्वेश्चन को पूछ दिया गया है। तो द कंडक्ट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रेड यूनियन और एनी ऑफ इट्स मेंबर। तो यानी अगर कोई ट्रेड यूनियन के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई डिस्प्यूट्स आ गया, तो उसको सुलझाने के लिए तो ये जो फंड का पैसा ये काम में आएगा ही, क्योंकि मैंने कहा था ना कि ऑफिस का काम करना है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस का है वही तो काम करना है, तो उसके लिए तो फंड बनाया, तो ये तो आएगा ही आएगा। द कंपनसेशन ऑफ मेंबर फॉर लॉस अराइजिंग आउट ऑफ ट्रेड यूनियन। अगर किसी मेंबर को कोई प्रॉब्लम हो गई, उसका कोई लॉस हो गया, तो उसको कंपनसेट करने का काम भी फंड के थ्रू किया जाएगा। तो ये भी आ जाएगा। द मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ एनी लेजिस्लेटिव बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी लोकल अथॉरिटी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि क्या आप किसी ऐसे पर्सन के मेंटेनेंस को भी इस फंड के थ्रू करेंगे जो कि लेजिस्लेटिव बॉडी के अंतर्गत आता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूटेड है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि सीधी सी बात है कि ये MLA वगैरह की बात कर रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूटेड पर्सन है उसकी बात कर रहे हैं। हमने तो यहाँ पर जनरल फंड बनाया है जो कि ट्रेड यूनियन एक्ट के ऑफिस के लोग हैं उनके लिए, ना कि कॉन्स्टिट्यूटेड
लेजिस्लेटिव बॉडी के लिए, तो ये वाला ही हमारा गलत हो जाएगा और यहाँ पर नॉट ही पूछा गया था, तो हमें आंसर मिल गया है। लेकिन हम समझने के लिए फोर्थ में भी देख लेंगे क्या है, अलाउंसेस ऑफ द मेंबर्स फॉर देयर डिपेंडेंट ऑन अकाउंट ऑफ डेथ, ओल्ड एज, सिकनेस और अनएम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल सही बात है कि भाई ट्रेड यूनियन में हम मेंबरशिप के थ्रू पैसा दे रहे हैं, तो अगर किसी व्यक्ति के घर में कोई सिकनेस हो गई, ओल्ड एज हो गया, डेथ हो गई, तो उसका कंपनसेशन भी आप यहीं इसी जनरल फंड से प्रोवाइड कराएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सी, कि बाकी चीज़ें तो ट्रेड यूनियन के बारे में ही हैं, ये एक बात है जो ट्रेड यूनियन के बारे में नहीं है, तो यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नॉट पूछा गया था। आई होप कि ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ पाए हैं। अगर आपको समझ में आया है और अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि EPFO EOAO के 2050 के प्रीवियस ईयर में आया था। द ट्रेड यूनियन एक्ट कम इन, तो ये थोड़ा सा इजी होता है क्योंकि EPFO EOA में थोड़ा इजी आते हैं, बट APFC में थोड़ा हार्ड मतलब हार्ड वैसा नहीं होता। अगर एक्ट को आपको अच्छे से पता है तो बस घुमा करके पूछा जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है कि जो वर्डिंग है वर्डिंग पे फोकस करना है। तो लेकिन यहाँ पे भी बहुत ईजी नहीं है, क्योंकि ट्रेड यूनियन एक्ट किस सन में बना, अब ये भी थोड़ा सा आप घूम सकते हैं, क्योंकि बहुत क्लोजली देते हैं 1926, 1928, 1930 या 1935। तो ध्यान रखिएगा, ट्रेड यूनियन एक्ट आया है 1926 में, जो कि EPFO का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जरा सी गलती की वजह से ये क्वेश्चन गलत भी हो जाता है, जो कि इजी लग रहा है बट फिर भी गलत हो जाता है। तो चलिए इसकी टेलीग्राम पे आप PDF ले लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। ऐसे लगातार वीडियो चाहते हैं तो अपने जो फ्रेंड सर्कल है उसके साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, PDF ले लीजिए, ताकि आप अपने हिसाब से एक बार PDF को चेक करके खुद से आप लगा सकें कि आपका वीडियो देखने के बाद भी आपके कितने क्वेश्चन गलत सही होते हैं। अगर वीडियो देखने के बाद भी गलत हो रहे हैं तो प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है, और वीडियो एक ही बार देख के सारे सही हो गए तो बहुत अच्छा है। मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ APFC का एक कंप्लीट PDF पैकेज मिलेगा। देखिए आपके पास लास्ट समय है, ये लास्ट टाइम है जब आप इसको ले सकते हैं, जिसमें आपको APFC के लिए ये जितने भी टॉपिक्स आप देख रहे हैं, ये सारे टॉपिक्स की कंप्लीट PDF मिलेगी मात्र 499 में। और EOAO के लिए 399 में ये कंप्लीट टॉपिक की आपको कंप्लीट PDF मिल जाएगी 399 में, जिसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी लॉज एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की PDF मिलेगी। अगर आप लेना चाहें तो मुझे ईमेल पे संपर्क करें। ईमेल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन को एक बार जरूर चेक कर लें। ध्यान दीजिएगा कि आपको ईमेल पर ही मुझे संपर्क करना है, और आपको कमेंट सेक्शन में मुझे जाके जरूर बताना है कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।